हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने लास्ट वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन होता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंपाउंड्स की चेंज हो जाती हैं। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसे एल्काइल रेडिकल्स का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होता है उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे समझा सकते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, एल्काइल रेडिकल्स जैसे हम इथाइल रेडिकल ले लें, मान लीजिए। ठीक है, ये इथाइल रेडिकल है। तो इस इथाइल रेडिकल में ये जो दो कार्बन है, दोनों में से एक कार्बन तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है H के साथ, और दूसरे कार्बन में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन होता है या ओवरलैप होता है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल कंटेनिंग वन ऑड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्स विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। ये H, इस CH का सिग्मा बॉन्ड हम इस तरह से बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और इस कार्बन पे आपके पास एक p ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये दो हाइड्रोजन है, क्लियर है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है ये इस p ऑर्बिटल के पास आ जाती है, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से इसको हम बोलते हैं सिग्मा p कॉन्जुगेशन। सिग्मा p कॉन्जुगेशन या सिग्मा p ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, तो ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल, दोनों में ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले और एक इलेक्ट्रॉन जो ऑड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों कार्बन्स को बांध के, इन तीन न्यूक्लियस पे दो कार्बन और एक हाइड्रोजन को बांध के रखते हैं। तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, इन तीनों न्यूक्लियस पे डिलोकलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमने पहले पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा, CH सिग्मा बॉन्ड का। और यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे और H पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, H पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि पहले एक बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा। C पे H हो गया, H हो गया। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया H पे, और डबल बॉन्ड यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड था वो यहाँ आके डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसे ही हम तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तीनों H को यूज़ करते हुए, क्लियर है। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस H पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड CH। और तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके नीचे वाला H आ जाएगा, HCH। इस H पे इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो
ये जो कार्बन के पास p ऑर्बिटल में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वाला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसलिए हम ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हाइपर कॉन्जुगेशन से बनते हैं वो कितने बनते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितनी अनुनादी संरचनाएं आप हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बना सकते हैं? जितने अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 1। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, बाकी ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। क्लियर है? तो इससे अगर हम देखें तो एल्काइल रेडिकल्स का स्टेबलाइजेशन जो होता है उसको हम देखें तो क्या होगा? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं और उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। तो अगर हम देखें टर्शरी ब्यूटाइल को, तो टर्शरी ब्यूटाइल में आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आइसोप्रोपाइल देखें तो आइसोप्रोपाइल में आपके पास आइसोप्रोपाइल रेडिकल होगी। ये कौन सा था? टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में आपके पास ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 7 स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इथाइल लेंगे CH3 CH2, तो इथाइल में आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इथाइल रेडिकल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम 4 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किसका होगा? टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें आपस में इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी? टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल की। क्लियर है? इसी तरह से हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। कार्बोकेटाइंस में क्या होगा? यहाँ पे आपके पास उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन था एल्काइल रेडिकल में, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो CH H। ये क्या है? इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इस इथाइल कार्बोकेटायन में भी यही होता है। इस कार्बन पे सिग्मा ऑर्बिटल है, इस कार्बन पे p ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये भी क्या है? सिग्मा p कॉन्जुगेशन है। ये p ऑर्बिटल वैकेंट है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें भी उसी तरह से ओवरलैपिंग होती है। CH, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया H के साथ, ये H हो गया। इस कार्बन पे आपके पास p ऑर्बिटल है पर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें आपस में इस तरह से इसमें भी
ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। अब इसमें भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसी तरह से बना सकते हैं। उसमें क्या था, आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ एच पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ एच पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, एक एच पे प्लस आ गया विद नो बॉन्ड। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड सी एच एच, तो इस तरह से ये प्लस चार्ज जो है ये डीलोकलाइज हो जाता है। ये इन तीनों हाइड्रोजन्स पे डीलोकलाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज का डिस्पर्सल होता है, किसी भी चार्ज का डिस्पर्सल जब ज़्यादा होता है तो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो कैटायन की जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, कैटायन की खाली पी ऑर्बिटल इस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। तो क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड जो है उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और चार्ज का डिस्पर्सल अधिक हो जाता है। H प्लस यहाँ आएगा, फिर इस H के साथ हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस पर भी प्लस आ जाएगा, इस पर भी प्लस आ जाएगा। इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स को यूज़ करते हुए हम ऐसे दो स्ट्रक्चर और लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वही हो गया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स +1। तो इसमें भी वही होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन में आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सेकेंडरी में आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सॉरी सेकेंडरी में आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी मान लीजिए आइसोप्रोपाइल होगा। तो आइसोप्रोपाइल में आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 7 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। टर्शरी ब्यूटाइल में आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 10 स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लस चार्ज के डिस्पर्सल की वजह से, और सिग्मा पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को भी हम इससे समझा सकते हैं, जिस एल्कीन पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें इथाइलीन का, ठीक है, इथाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और प्रोटीन का लें CHH, ठीक है। अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं इथाइलिन का, इसमें एक C डबल बॉन्ड C है, हाइड्रोजनेशन कराने पर 2 हाइड्रोजन हम इसमें ऐड करें तो आपके पास इथेन बन जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इथेन के लिए ये क्या है, इथीन। इथीन के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो कितनी होती है, 32.8 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है। एक C डबल बॉन्ड C में हमने 2 H ऐड किए, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 32.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब अगर हम प्रोपीन लें तो प्रोपीन में भी आपके पास एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड ऐड होना चाहिए होगा, तो आपको पास बन जाएगा H3C CH2 CH3, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है,
तो अब इसमें भी एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो इसमें भी इतनी ही एनर्जी निकलनी चाहिए, इतनी ही तो हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए। लेकिन इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 30.1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो दिस इज 30.1 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐड करे हैं, लेकिन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो हम डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, 2.7 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो प्रोपीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इथीन से 2.7 किलो कैलोरी पर मोल कम है। इसका मतलब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो प्रोपीन की जो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है। क्योंकि प्रोपीन में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो अधिक हो जाती है। तो ये जो 2.7 किलो कैलोरी से स्टेबिलाइजेशन है प्रोपीन का या किसी भी ऐसी एल्कीन का जिससे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो किसकी वजह से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। क्योंकि इसका जो सिग्मा ऑर्बिटल है और इसका पाई बॉन्ड दोनों में क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। किस तरह से ओवरलैपिंग होती है एल्कीन्स में, ये प्रोटीन अभी हमने बनाया था, तो इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, HC, यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, H प्लस H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, इस तरह के हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, 2 और बना सकते हैं इन्वॉल्विंग दीज 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कैसे ओवरलैपिंग होती है, ये सिग्मा बॉन्ड है H के साथ, इस कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में कॉन्जुगेशन होता है, तो दिस इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड में भी आपके पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, वो इस तरह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस कार्बन पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये p ऑर्बिटल है, तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेती है। तो सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, क्योंकि ये दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज हैं और ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इनके पास हो जाती है, तो इन तीनों में ओवरलैपिंग हो जाती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों कार्बन और इस हाइड्रोजन पे डीलोकलाइज हो जाते हैं, इसलिए अनुनादी संरचनाएं आप बना सकते हैं। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, वो है अनयूजुअल बॉन्ड डिस्टेंस। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें p ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड के पास वाले कार्बन जो है उस पर अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो उनका जो डबल बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और सिंगल बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। ठीक है, जैसे अगर हम प्रोपीन ही देखें, ठीक है, तो प्रोपीन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है
नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन प्रोटीन में ये कितनी होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि अनुनाद की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो क्या होता है ये यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, तो इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की कम हो जाती है। और सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन प्रोटीन में ये कितनी हो जाती है 1.35 एंगस्ट्रॉम, तो ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर है? अनुनादी संरचना हम इसकी इस तरह से बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये डबल हो गया, और ये डबल था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये सिंगल हो गया, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की बढ़ जाती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से एक और चीज़ जो हम समझा सकते हैं वो क्या है, ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। जो हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ऐड होगा वो कहाँ होगा, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए टोलुइन है आपके पास, ठीक है, टोलुइन में आपके पास ये CH3 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो ये डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन में आपके पास 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं अल्फा कार्बन के। ठीक है, अब इसकी अनुनादी संरचना अगर हम बनाते हैं, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसका पास वाला कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। तो इस H के इलेक्ट्रॉन CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं। तो स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं, इस कार्बन पे आपके पास आ गया माइनस चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और इस H पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ कार्बन H और H। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप की वजह से जो ओरिएंटेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होगा वो किस पे होगा, इस ऑर्थो कार्बन पे अटैक होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। H पे प्लस आ गया और H हो गया, यहाँ माइनस चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ऐसे एक और अनुनादी संरचना हम इस H को इन्वॉल्व करके बना सकते हैं। इसके अलावा बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को भी रोटेट करके हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर्स तो हम इनकी वजह से बना सकते हैं, 3 इससे बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज को हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, डबल बॉन्ड CH प्लस। तो इस तरह का 3 स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो इस तरह से जब आप सारे स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम माइनस चार्ज जो है वो उनको ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे मिलता है। इसका मतलब एल्काइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होगा वो कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के हम ये बता सकते हैं कि किसी बेंजीन रिंग में जब या एरोमेटिक रिंग में जब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस एल्काइल ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा उस मॉलिक्यूल पे वो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में माइनस चार्ज आ रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जब माइनस चार्ज होगा, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज है, इसलिए एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उनकी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होगी, इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस। क्लियर है? तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन रेडिकल्स का, एल्काइल रेडिकल्स का, कार्बोकेटाइंस का, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं, अनयूजुअल बॉन्ड डिस्टेंस एल्कीन्स में जो होता है, और ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।